मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खबरसात, आज लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी। यह रावलपिंडी के अवाम और नून लीग दोनों के लिए बड़ी खबर है। इस रिहाई के बाद यह सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि नून लीग का मुश्किल वक्त खत्म हो रहा है। मियां नवाज शरीफ जमानत पर घर बैठे हैं, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी जमानत पर हैं, मियां शहबाज शरीफ लंदन जा चुके हैं, नैब को हमजा शहबाज शरीफ के इशू पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और हुकूमत रेड वारंट के बावजूद मियां नवाज शरीफ के दोनों बेटों को भी लंदन से वापस नहीं ला सकी। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और इनकी हमशीरा की जमानतों में भी तोसी पर तोसी होती चली जा रही है। इन हालात में हनीफ अब्बासी की बरियत ने हुकूमत को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। अब अगर जरदारी साहब भी अप्रैल में गिरफ्तार नहीं होते और ख्वाजा साद रफीक की जमानत भी हो जाती है तो फिर करप्शन के खिलाफ हुकूमत का पूरा बयानिया खतरे में पड़ जाएगा। हुकूमत की बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और आने वाला अवाम दुश्मन बजट करप्शन के बयानिए को मुकम्मल तौर पर दफन कर देगा। लेकिन आप कमाल देखिए, हुकूमत के तमाम वुज़रा हत्ता कि खुद वजीर आज़म भी अपना काम छोड़कर एनआरओ नहीं देंगे के ऐलान पर ऐलान करते चले जा रहे हैं। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा। मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मांगते सुना और देखा। मुझसे इनके साथ रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा लेकिन केसेस चलेंगे। ये कहना कि किसी को एनआरओ मिल जाएगा ये नामुमकिन है। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको एनआरओ दे दे जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको एनआरओ नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है। आप जितना मर्जी चीख लें चिल्ला लें, हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। आप किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, यह आपको अपनी वजारत की बात कम और एनआरओ और एहतसाब की बात ज्यादा करता नजर आएगा। आज रेवेन्यू के वजीर हमाद अजहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह भी रेवेन्यू की बात करने के बजाय एनआरओ नहीं देंगे का दावा करके वापस चले गए। सवाल यह, नैब जब अदालतों को मुतमईन नहीं कर पा रही और जिस शख्स का भी मुकदमा चलता है वो जमानत पर रिहा हो जाता है तो एनआरओ कौन लेगा और कौन देगा? क्या हुकूमत को इन तब्दीलियों का इदराक नहीं हो रहा? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि वजीर आजम ने 9 अप्रैल को इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के बारे में फरमा दिया, बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो भारत के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए बेहतर माहौल बन जाएगा। अपोजिशन इसे इमरान खान की तरफ से मोदी की इलेक्शन कैंपेन करार दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल इस पर बहुत ही खूबसूरत तबसरा किया। इमरान खान ने एक आलमी इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए मोदी का जीतना लाजमी। तो आप क्या कहते हैं? मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। वज़ीर आज़म को यह फ्रंट भी खोलने की क्या जरूरत थी, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद फखर इमाम साहब, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक वफाकी वजीर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शाह साहब ये फरमाइएगा, सर ये लोकल इशूज इतने ज्यादा हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो इंडिया का इशू खोल लिया, इंडिया के अंदर एतराज कर रहे हैं लोग, वहां पर लोग शोर कर रहे हैं, तो ये वजीर साहब का अचानक इलेक्शन से एक दिन पहले मोदी साहब के हक में बयान देने की क्या जरूरत है? देखिए, जो इंडिया की ये जनरल इलेक्शन आ रही है, ये ग़ालिबन उनकी 18th जनरल इलेक्शन है पार्टीशन के बाद, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ख़ास तौर नेबरहुड के लिए ये बहुत ही अहम तरीन एक इलेक्शन है। 900 मिलियन इसका वोटर है, 543 इसकी इलेक्ट्रल सीट्स हैं। 2 सीटें ऐसी होती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियंस को। अब ये जो इलेक्शन खसूसी ये जो है, और ये एक यूनिक इलेक्शन है कि इस 7 किस्तों में इसको होल्ड करते हैं
اور پھر اس کے جو رزلٹ ہیں وہ اکٹھے ٹیبولیٹ کیا جاتا ہے اور 23 11 سے سٹارٹ ہو گئے 19 مئی تک یہ الیکشن چلے گا سر. پھر یہ بہت لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ میرے خیال میں وہ جیسے ہوتا ہے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, جنگوسٹک پارٹی ہے, شوونسٹک پارٹی ہے, نیشنلسٹک پارٹی ہے, اور اگر وہ جیتتے ہیں, کیونکہ فیصلہ تو انڈین ووٹرز نے کرنا ہے کہ کون بنے گا یا کون نہیں. پچھلے تو وہ سویپ کر گئے تھے الیکشن, جو پچھلا جنرل الیکشن تھا, اور اس میں کانگریس پارٹی کو بہت کم سیٹیں ملی تھی. اس مرتبہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید بی جے پی ابھی بھی فرنٹ رنر تو ضرور ہے, پر آیا کہ وہ گورنمنٹ فارم کرتی ہے یا نہیں یہ تو ان کے نتائج پہ ہی پتہ چلے گا, جو پری پول وہاں رزلٹ دکھائے جا رہے ہیں. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ بیان انہوں نے دیا ہے وہ شاید اس آپٹمزم کے تحت دیا ہو جو کہ واجپئی نے آ کر پاکستان میں, وہ بھی بی جے پی کے لیڈر تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کو میں تسلیم کرتا ہوں. پہلی مرتبہ انہوں نے آ کے منٹو پارک میں جہاں انہوں نے تقریر فرمائی تھی. لیکن سر وہ عمران خان صاحب کے اگر پرانے بیان دیکھیں تو مودی کو تو جو شخص سلام لے رہے ہیں, جن کے گھر آ گیا مودی, اس کو تو غدار کہتے تھے وہ. اور پھر یہ مودی وہ شخص ہے جس نے پاکستان پہ حملہ کیا پراپر, اس سے پہلے کانگریس نہیں کر سکی, کوئی حکومت نہیں کر سکی. اور گلبھوشن یادیو کا آپ سکینڈل دیکھ لیں, تو اگر آپ مودی کی ہسٹری دیکھیں تو وہ تو اینٹی پاکستان ہے. اور جب اس کا الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ بری طرح ہار رہا ہے الیکشن, اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید مودی نہیں ون کر سکے گا, اس وقت ہم نے اس کو آکسیجن دے دی. تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں سر, یہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت اعتراض کر رہی ہے, نون لیگ بہت کر رہی ہے اندر سے, انڈیا سے. تو یہ آپ کو سر چھیڑنے کی ضرورت ہے. تو پڑھ کے سنا دوں عمران خان صاحب ایکچولی کہا کیا. انہوں نے فرمایا مسٹر موڈیز گورنمنٹ might actually be the best possible option for settling the Kashmir conflict because right-wing Hindus would support Mr. Modi in achieving it. یہ ان کے جو الفاظ نیو یارک ٹائمز. آپ کو یاد ہے کہ 25 مارچ کو افغانستان کو بھی ایک مشورہ دیا تھا, وہاں پھر امریکن ناراض ہو گئے, اشرف غنی ناراض ہو گئے. تو سب دو بہت بڑے سفارتی بلنڈرز کیے ہیں وزیر اعظم نے. اور یہ وہ مودی, آپ نے کچھ باتیں یاد کرا دی, جس نے گجرات میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا ہوا ہے, جس نے میں بھی کشمیر کمیٹی کا رکن اللہ کے کرم سے بنا ہوں چیئرمین صاحب کی قیادت میں. 6000 کا لیٹسٹ ایسٹیمیٹ ہے کشمیری جو قتل ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں پیلٹ گنز کی وجہ سے. 1700 ابھی پچھلے 2 سال میں شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ, اور جس نے لائن آف کنٹرول کے اوپر 2017 میں اور 18 میں 2,000 دفعہ وائلیشنز کی ہیں. مودی کا کوئی بھی بیہیویئر ہمیں یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کوئی معاملہ کشمیر کا حل کرنے کے لیے تیار ہے. تو آج ابھی یہ یاد رکھنا ہے کہ آج پولنگ کا پہلا دن تھا, اس سے ایک دن پہلے یہ ناقابل فہم ہے جو وزیر اعظم نے بات. اچھا چانڈی صاحب, ویسے یہ سادگی میں بیان دے دیتے ہیں یا سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں, یا عمران خان صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے عمران خان جو کر رہے ہیں سادگی میں کر رہے ہیں؟ ایسی کچھ بات نہیں ہے, یہ بڑی دانائی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. جیتے نہیں پھر بھی وزیر اعظم بن گئے, ایسے عام آدمی نہیں ہے. چھوڑے نا, جیتے تو ہیں, میں تو مان رہا ہوں ان کو وزیر اعظم. میں اور بات کرنے لگا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی موضوع جانے نہیں دیتے خان صاحب جس پہ افراتفری نہ ہو, جس پہ بات ہو, لے دے ہو. اس کا کیا وقت ہے آپ مجھے سمجھائیں. اس میں بی جے پی پریشان ہو گئی ہے انڈیا. دوسری بات, کشمیر کو ہم کس انداز سے پاکستانی دیکھتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو پاکستانی کشمیر کو کیسے دیکھتی ہے آپ تصور کریں. اس بیان سے کشمیر میں کیا تاثر ہوگا, کیا پاکستان کی جن کو جو خواب ہیں, جو مر رہے ہیں پرچم اوپر لگائے بیٹھے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان سن کر وہ کیا سوچتے ہوں گے, آپ خود تصور کریں. پر میں ایک بات پتے کی بتا رہا ہوں آپ کو, ایمانداری بہت میرے دل کی بات ہوتی ہے. کوئی بھی بیان, کوئی بھی موضوع, کوئی بھی بات جو افراتفری پیدا کرے باتوں میں, لوگوں میں, موضوعات میں, سوچنے میں لگ جائے, یہ اس حکومت کے بقا کا واحد سامان ہے. کیا کچھ بھی نہیں ہے. جس بھی ٹاپک کو لیں آپ اس پہ یہی ہے. اچھا دیکھیں, 2 اوپینین ہے نا. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے فرمایا تھا کہ انڈیا کسی وقت بھی الیکشن کے درمیان پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. دوسری طرف انہوں نے 16 سے 20 بلکہ 16 سے 20 اپریل انہوں نے ڈیٹ دی باقاعدہ. اور دوسری طرف ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جیت گیا تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, مقبوضہ کشمیر جو آتا. دونوں میں سے ایک کو ہٹانا چاہیے. یہ دونوں بیانات ایک دوسرے کا ضد ہے. وہ کہتا ہے حملہ کرے گا, وہ باخبر وزیر خارجہ ہے, اور یہ بھی ماشاءاللہ ان کو زندگی دے, یہ بھی وزیر اعظم ہے. کوئی سمجھ میں بات آتی ہے. اصل میں میرے کو کچھ بات نہیں آتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیں مثال کے طور پر
एनआरओ बाबा आपसे मांग कौन रहा है, आप वो कह कौन रहा है, वो आपको बताने लेकिन के एक मांगे भी ये तब भी नहीं देंगे। नहीं, एक बयान में ये तो दे चुके हैं, वजीर आज़म का बयान आप याद करें जी, पैसे दो जान छुड़ाओ चले जाओ, ये एनआरओ नहीं है, खुद दे रहे हैं ना भाई, लेने वाले नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं जरूरत हमको एनआरओ की, हम कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों को मुंह देके कानून आइन के मुताबिक इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन एनआरओ तो आपसे मांगे ना मांगे दे रहे हो। आपसे पूछता हूँ, अभी आप साहिब किताब शख्सियत है, इस जुमले का मतलब क्या है? सीधी बात है, पैसे दे दो और चले जाओ, क्या मतलब हुआ इसका? लेकिन ये कि आप पैसे दे फिर भी एनआरओ नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ भी कर ले लतीफा ही है, देखिए लतीफा ही है, लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि एक वजीर कह रहे हैं, वजीर खारजा ने कहा कि 16 से 20 अप्रैल हमले का अंदेशा है, एक वजीर बातदबीर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में नौकरियों की बारिश होगी, अवाम कंफ्यूज हैं कि हमने सरहदों की हिफाजत पे जाना है या नौकरियों की लाइन में लगना है। ये किस किस्म की हुकूमत है जिसमें इस किस्म के बयानात आ रहे हैं? और ये एक अलग सब्जेक्ट है कि एक फॉरेन मिनिस्टर को मुल्तान में बैठ के ये खुशखबरी सुनाई ना सर, इतनी ज्यादा मायूसी है, अफसोस हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हमला होने वाला है, महंगाई है, एक मिनिस्टर ने कह दिया कि नौकरियों की बारिश हो रही है, उसने 2 दिन तो खुश भी वजाहत गरीब ने क्या ये बयान किसने जारी किया है, तेल निकलेगा समझ, वो मैं सुन रहा था टीवी पे, मेरे साथ था वो प्रोग्राम, टीवी पे मेरे साथ वो मिनिस्टर, तेल निकलेगा तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपके मिनिस्टर ने बड़े अच्छा जबरदस्त बयान दिया, कहा बयान तो वो है, तो उनका 3-4 हफ्तों में, कहा 3-4 हफ्तों तो पता चलेगा कि होता है, तो खुद ही तरदीद कर रहे थे कि फंस गए। बल्कि अगर आज तेल निकल भी आया ना उसमें चांडियो साहब, तो 7 साल लगेंगे उस तेल को बाहर निकाल, फिलहाल तो हमारा तेल, लेकिन नौकरियों की बारिश शुरू हो जाएगी, फिलहाल तो तेल कौम का निकाल रहे हैं, ये जरूर है। देखिए कौमी असेंबली से ये मफरूर है, इन्होंने कल का सेशन भी कैंसिल कर दिया है, 3 मार्च से लेकर 22 सेनेट भी कैंसिल हो रहा है। हम कौमी असेंबली में ये सवाल पूछना चाहते हैं वजीर खारजा से कि आपने किस बुनियाद पर, कौन सी इमरजेंसी थी कि आपको अपने हलके में अपने एमपी के साथ बिठाकर ये बात करनी पड़ी? क्या आप एक दिन ठहरकर इस्लामाबाद आकर ये बात नहीं कर सकते थे? कुछ तो इशू था ना, अब हमें कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ एक खतरा रेज कर दिया है, और ये इसी किस्म के ब्लंडर है। क्योंकि दूसरा जो इमरान खान, नुकसान ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी नीचे गिरनी शुरू होगी, आपको 10 दिन में 6 खरब का नुकसान हो गया। जब आप ये कहेंगे कि जंग होने वाली है, यहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज तो जाएगी आपकी। शाह साहब, वैसे क्योंकि आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, आप वाकई आप भी महसूस करते हैं कि अगर मोदी की गवर्नमेंट आ गई तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि फौरी तौर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए जी, कदावर शख्सियत जवाहरलाल नेहरू थे, 17 साल प्राइम मिनिस्टर है, कांग्रेस पार्टी के वो 3 मरतबा इलेक्ट हुए और फ्रीडम शिप के वो लीडर थे। हमारे यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके यहाँ पहले गांधी साहब और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू साहब। तो वो 17 साल में यूएन रेजोल्यूशंस हमारे हक में 48-49 की भी गई, पर जब अमल का वक्त आया प्लेबसाइट का, वो बहुत एक लंबी दास्तान है, ये चलता रहा, 3 जंगें भी लड़ी गई, सब कुछ हुआ। वक्त मेरे ख्याल में अब ये आ गया है कि जिस जहन से उन्होंने ये बात की, वो बेसिकली समझते हैं कि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हम बहुत पीछे रह गए, जो मैं समझता हूँ कि एक जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और यहाँ जो गुर्बत में मुब्तला है हमारी 15, 20, 25, 30% लोग हमारे खत्ते में, तो उनका बका क्या हो सकता है? वो हो सकता है अगर अमन हो। और अमन का क्या तरीक़ाकार, उनका जो मेरे ख्याल में असेसमेंट शायद होगा कि अगर एक्सट्रीमिस्ट के साथ, शायद जैसे मैंने वाजपेयी साहब की बात की, और उससे पहले जब यहाँ से ऑनरेबल जनरल मुशर्रफ साहब भी जाते रहे, तो उस वक्त भी तो बीजेपी के लोग थे जिनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे जब ये आउट ऑफ द बॉक्स किस्सा चला था। पर मेरा अपना असेसमेंट ये है कि असल बात ये है कि हमने पाकिस्तान को सही रास्ते पे लाना है। ठीक हो गया। और हमने अपने सर, वो मोदी तो हमारा फोन नहीं सुनता ना जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे राब्ता करते हैं। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं बात लार्जर इशू को कर रहा हूँ, वो आप आ रहे हैं स्पेसिफिक्स पे। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली हम वायबल क्यों नहीं हुए, क्यों हमारी इकोनॉमी 3 से 5% पे घूमती रही है इतने साल, पिछले 15 साल से। ये इशू है पाकिस्तान का मेरे लिए, क्योंकि हमने इकोनॉमिकली, कश्मीर का मसला सिर्फ हमने हल नहीं करना, इंडिया में भी जब तक उस तरफ से हाथ आगे नहीं बढ़ेगा ताली नहीं बज सकती। नहीं, पर देखें ना जी, पावर सेंटर्स कहाँ है दुनिया के, क्यों आज भी इंडिया के साथ लोग खड़े हैं? आपने देखा कि ओआईसी में सुषमा स्वराज को क्यों बुलाया? ना मेंबर है ओआईसी की, ना कुछ है, इसीलिए हमने उसको बॉयकॉट किया, और उसके बॉयकॉट के पीछे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। मेरे ख्याल में वो सही हमने फैसला किया। देखना यह है कि जब तक
कोई आपको प्लेट पे नहीं देगा। जब पाकिस्तान के सामने हर चीज थी, हमने ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर अपने आप को कंपेटिटिव बनाना है, मैं ये समझता हूँ। इसका मतलब ये हुआ सर बीजेपी आ जाए तो एक होप है, एक रे ऑफ होप है, आप समझते हैं? वो मतलब है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम होप है, मैं नहीं ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल, पर उनका शायद ये ख्याल हो कि कांग्रेस पार्टी जब पीक पे थी, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, उनके और प्राइम मिनिस्टर्स रहे, किसी ने इस तरफ नहीं उठाया कि शायद मोदी को उस जहन में नहीं, मोदी जो ये बात कर रहे 3000 मुसलमान शहीद हुए और प्रोग्राम किया उसने। आज जितना वो अट्रॉसिटीज कर रहा है कश्मीर में शायद किसी ने नहीं की। तकरीबन 5.5 से 6 लाख वहां फौजी जो हैं जिस किस्म की वहां बर्बरियत कर रहे हैं, लेकिन सर इसके उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद हमें बड़ी चाहेंगे ना कि इमरान खान साहब पार्लियामान में आए और मुंतखब नुमाइंदों को बताएं कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये उनका ऑप्टिमिज्म जो है बीजेपी के बारे में, अगर कोई वजह होगी ना उसकी, कोई वजह तो बताए ना। ये तो नहीं जवाब मौलाना फजल रहमान ने दे दिया है कि कल जो आप बोलते थे जो मोदी का यार है गद्दार है, तो फजल रहमान साहब ने ठीक जवाब दिया है। वो जो मोदी का यार है वो गद्दार। कश्मीर के लोग रोते रहे हैं, कितने दिन हमने अपनी हुकूमतों को इल्जाम ठहराया कि आप कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एहतजाज नहीं के सदा नहीं बुलंद कर रहे हैं। अब जो जिसे और गुजरात में क्या नहीं किया, वो मस्जिद हमारे क्या नहीं हुआ है इसके दौर में। और आज भी जिस अंदाज से ये दिलेरी से कहता है कि पाकिस्तान की तकसीम की बात करता है, कोई वजह जब इस अंदाज से बात, कांग्रेस से गलतियां मैं उसका हामी अच्छा उसमें जाने से देखिए हिस्ट्री ये है कि राजीव गांधी अगर कोई ले आए यहाँ पे तो वो गद्दार हो जाता है, और मोदी को भी अगर कोई ले आए पाकिस्तान में तो वो गद्दार हो जाता है। और फोन करते रहे आप और आपका फोन अटेंड ना हो तो उसके बाद आप ये कहेंगे नहीं वो इलेक्शन जीत के आ जाए तो सर देखिए इसमें बड़ा सीरियस मामला। देखें बीजेपी, ये इमरान खान साहब ने उस वक्त बात की है जब बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है 2 बातें कि हम कश्मीर का स्टेटस चेंज करेंगे 370, दूसरा उनका हिस्सा है कि हम राम मंदिर की तामीर करेंगे बाबरी मस्जिद के पे। जब उनको ये पता नहीं, अब खुदा जाने उन्हें कोई अनजाने आजम है, उन्हें कोई बताता नहीं है, पता नहीं उन्होंने ये बात किस तरह कर दी कि जब ये कोई अब हवा की बात नहीं है, उनके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है कि हम ये 2 काम करेंगे। और अब जब गुर्बत वाली बात दुरुस्त है कि इतना बड़ा रीजन है उसके अंदर गुर्बत है, जब ये जंगें होती रहेंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, इंडिया के अंदर भी गुर्बत बढ़ती रहेगी, पाकिस्तान के अंदर भी गुर्बत बढ़ती रहेगी। अगर कोई लीडर ये खत्म करना चाहता है गुर्बत तो मेरा ख्याल सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं जरूर करें सपोर्ट, लेकिन क्वेश्चन ये है, देखें हम हिंदुस्तान से हमने भी डील किया, मोदी के हिंदुस्तान में खास एरोगेंस है अपने ग्रोथ रेट की कि जी देखें हम तो 7% प्लस पे ग्रो कर रहे हैं, चाइना से भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो पाकिस्तान तो पीछे रह गया। और अब जबकि हमारे सामने यह सिचुएशन हुई कि पिछले साल मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 5.8% ग्रोथ थी, इस साल 4 भी नहीं होगी, वर्ल्ड बैंक ने कहा है अगले साल 2.3 होगी। तो वो जो डिफरेंशियल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो बढ़ता जा रहा है, और ये सिर्फ मुआशी तौर पर नहीं दिफाई तौर पर डिफरेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो यहां तो ये सिचुएशन कि जी जब इस सिचुएशन में इमरान खान साहब का ये बयान बिल्कुल ही मैं ये कहूंगा एक बहुत बड़ा सफारती ब्लंडर है, उसी तरह का ब्लंडर जिस तरह अफगानिस्तान के मामले में अनजाने आजम ने फरमाया था कि जी वहां अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, वहां की हुकूमत जो है अपने नाम से सवाल छोड़ के जाऊंगा कि हनीफ अब्बासी साहब की जमानत के बाद बल्कि उनकी जो सजा मुअत्तली के बाद ये एनआरओ की कोई गुंजाइश बचती है? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा खुशामदीद। चंडी साहब ये जो हर मिनिस्टर ये कहता है कि एनआरओ नहीं मिलेगा, तो ये आपने क्यों तवक्को लगाई है कि सर एनआरओ आप लोगों को मिल जाएगा? सर मैं कहो तो हलफ उठाऊं, हमारे तो किसी हल्के में किसी भी शख्सियत को ये जहन में नहीं कि हम एनआरओ मांगेंगे। किससे मांगे, क्यों मांगे, इनके तो अख्तियार में कुछ नहीं। तो किसके अख्तियार में? वो जो इनको लाए हैं उन्हीं को अख्तियार है, उनको सब कुछ वही करते हैं। ये क्या करते हैं, आपने 4-5 दिन का पहले का मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको, खबर बता रहा हूँ टीवी की, अखबारों, उन्होंने क्या कहा, ये जो पैसे आए हैं अरब इमारात से वो फौज के सरबराह का अपना जाती किरदार है, तो वजीर खारजा का रोल भी वो अदा कर रहे हैं। इनको मशवरे भी मांगने चाहिए। मैं छोड़े उनको, उनका उन पर तो बड़ा एहसान है, मुल्क को संभाले बैठे। लेकिन मैं आपको एक बात बता, बेखबरी, जहाँ अफरा तफरी इनका बक्का का सामान है वहाँ बेखबरी। आज मैं पहले दिन से मैं बातें बहुत सारी जहन में लगा के बैठा हूँ। आज इनके कॉमर्स के एडवाइजर है, क्या नाम है, रज़ाक दाऊद साहब ने तो कमाल कर देता है। महंगाई है वैसे कमाल कर देता है 2 साल में। जुमला ये कुछ भी, जुमला पहला तो ये है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, ये हुआ क्या है, इनके साथ जो होता है इनको पता ही कोई नहीं चलता। जनाब डॉलर बढ़ गया है,
अच्छा वो बिहार में तहकीकात करते क्या हुआ है? पाकिस्तान का रुपया गिर गया, अब हमें तो पता ही कोई नहीं। जनाब ये पेट्रोल की कीमत बढ़, गैस की कीमत बढ़ गई, अच्छा मैं नोटिस ले रहा हूं इसकी कीमतें क्यों बढ़ गई? दूसरे दिन कहा नहीं जनाब वो तो जरूरी है कि इनको कुछ पता नहीं कि इनको हर बात अद्वियात की कीमतों का नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर का 72 घंटे में रिवर्स करें। हालत तो गवर्नमेंट की इजाजत से हुई है हालत तो भाई। देखिए कहीं भी नहीं है, कोई रियायत नहीं है लोगों के साथ, एक जालमाना निजाम है। मैं आपको कह रहा हूं ईमानदारी, मैं माशी माहिर नहीं हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं जानता हूं सियासी फिजा कैसी बनेगी। पाकिस्तान में इस वक्त जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें बेचैनी नहीं, जिसमें महंगाई ने जिसका बेड़ा गर्क नहीं कर दिया है। लोग हैरान और परेशान हैं। हाँ, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां खासतौर पे अपोजिशन अभी वक्त का इंतजार कर रही हैं, वो नहीं चाहती वक्त से पहले कोई ऐसा माहौल। नहीं, आप बजट का इंतजार कर रहे हैं? सर बजट में 729 अरब रुपए के नए टैक्स लग रहे हैं। मैं समझता हूं ये अपोजिशन को मजबूर कर, अपोजिशन क्या मजबूर करेंगे, अवाम खुद अपोजिशन को मजबूर कर देगी कि जनाब अब रास्ते पे आओ। अच्छा चाणी साहब, हनीफ अब्बासी साहब का इशू जो है ना कि हनीफ अब्बासी साहब, एक कोर्ट ने उनको सजा दे दी, एक पॉलिटिकल वर्कर था और वो इलेक्शन नहीं लड़ सका, उसकी वजह से इलेक्शन आप वो देख लो कटाई में पड़ गया। कमरुल इस्लाम भी नहीं लड़ सके, उनका कारोबार तबाह हो गया, उनके बच्चे रूल गए जिसको कहते हैं, और लोगों से वो उधार मांग मांग पे वकीलों को पैसे देते रहे, जेल के अंदर रहे वो, और अचानक हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सारा सजा ही गलत है। मैं हनीफ अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, हम साथ भी रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और शुक्र अदा करता हूं उनकी। लेकिन सर ये जो तकलीफ है मुश्किलातें कम हुई, उसका इजाला कौन और खुश नसीब हैं कि इनको रियायत मिल गई है, खुश नसीब है इनको इंसाफ के नाम पे एक रियायत मिल गई है, औरों को भी मिले तो पता चले। और मैं समझता हूं ये चारों तरफ से ऐसी फिजा बन रही है जो इनका खात्मे का सबब बनेगी। तासुर तो ये होगा ना कि इनके से तब्दीली आ रही है, महसूस ये होगा ना जनाब, ये भी और ये भी छुट और ये भी, तो ये किसके खिलाफ जाएगा मामला? ये आपके खिलाफ जाएगा, आपके ये गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। ये गिलम के तोपची आपके सामने बैठे और जनाब इंज हो गया है, जो कुछ नहीं हुआ है, लोग बेचैन है, लोग परेशान है, डरो उस बात से, ईमान से। मैं तो कमाल कहता हूं बिलावल भुट्टो साहब को और शहबाज शरीफ को, ऐसे नारे उन्होंने बुलंद किए कि कोई अपोजिशन से कह नहीं सकी। बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ हम आपका साथ देंगे, शहबाज शरीफ ने कहा गैर मशरूत हिमायत करें। ये तो बदनसीब है। वो हाथ मिलाएंगे तो हमायत होगी ना। थोड़ा ये वैसे ये जो सब लोगों की जमानतें हो रही है, एक तासुर ये हो रहा है कि आपकी कोई डील हो गई है सारी, या एनआरओ ले चुके हैं आप। तो असल तब्दीली ये है कि इमरान खान साहब ने उसी न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यू में कहा है, वी विल नॉट अलाउ आर्म्ड मिलिशियाज टू ऑपरेट एनी मोर, द पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड देम, ही सेड। ये तब्दीली है। और जो अदालतों से ये रिलीफ नहीं है, अदालतें उन मज़ाहिका खेज फैसलों को जब कानून की कसौटी पर परख रही हैं तो मुस्लिम लीग नून को रिलीफ है। आप कहते हैं जी पता नहीं कोई लेकिन ये वही था ना जजेस जो बोगस से भरे हुए थे, अब नहीं मेरा ख्याल है बोगस से भरे हुए। जी देखिए ना, सवाल यही है, ठीक हो गया शायद, आप इस पर गौर करें कि शहबाज साहब की बात गौर से सुन रहे हो। शहबाज शरीफ को 133 दिन हिरासत में रखा, आखिर में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि बदनीयती है। कमरुल इस्लाम को भी इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, 8 महीने रखा, अदालत को कहना पड़ा अदालत ही रिलीफ दे रही है ना। जी तो अदालत, तो मेरी गुजारिश है, जो भी शख्स ये कहता है कि ये कोई डील या ढील है, वो तौहीन अदालत का मुर्तकब है, सोच समझ कर बात करनी तो फिर आप भी सोच समझ के बात करें। नहीं, हमारे लोग बयान वजीर ने दिया है कि अगर काश हदीबिया के मामले पर और मामला अगर मेरिट पे होता तो नतीजा और होता। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकब है, हमने तो भुगते हैं, हमारे लोग नाअहल हुए, उसकी बात करें ना जी। निहाल हाशमी इनके कोलीग थे, निहाल हाशमी नाअहल हुए, दानियाल अजीज जो है नाअहल हुए, तलाल चौधरी नाअहल हुए। मुस्लिम लीग नून ने कीमत अदा की, हमने कीमत अदा की है। अब लेकिन लोग बड़े हैरान हैं कि आपकी फेवर में, आपकी सपोर्ट में जो चीजें आ रही हैं, ये कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, वो सब फेवर में नहीं चीजें आ रही, उस वक्त बदनीयती हुई थी। अच्छा ये फरमाइए शाह साहब, ये जो हालात है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब इन हालात पे परेशान है या वो समझ रहे हैं कि ठीक चल रहा है सब कुछ? मेरे ख्याल में जी इकॉनमी के ऊपर जो है काफी सोच भी है, आपस में बहस भी है और डायलॉग चल रहा है इसमें। और ये भी एक पहलू है कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट नई बनी थी उस वक्त क्या हालात थे, क्योंकि क्यूमुलेटिव बहुत से ऐसे फैसले थे
जो ये प्राइस हाइक आई है कि वो अगर वो इंक्रीमेंटल साथ साथ होती रहती तो फिर ये जो एक हुआ, और शायद उस वक्त ये फैसला किया गया 12 माह पहले। अब वो स्टॉक मार्केट को आप देखें, एक ज़माने में 52-53,000 तक चली गई थी 2017 में। फिर इस गवर्नमेंट के आने से पहले जून या जुलाई में, ये पिछला साल था 2018, 42,000 पे आ गई। इस वक्त 36,000 पे जा रही है। तो वो जो 11,000 का ड्रॉप था और उसके बाद ये 6,000 का ड्रॉप आया है, उसकी वजह यही है जो हमारे डेफिसिट्स हैं। इंपोर्ट का बिल $60 अरब का था, एक्सपोर्ट $22 अरब पे है। $38 अरब का आपका वहाँ इतना डेफिसिट आया। तो और फिर आपकी जो टैक्सेशन है, वो जो फिगर्स थे 4 ट्रिलियन वो नहीं हुए, मतलब है पिछले साल भी डेफिसिट था, अब भी डेफिसिट जा रहा है। इसीलिए अब देखना ये है कि हमारा जो बेसिक इशू है कि हमारे बजट्स, हमारी आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। और अखराजात कहाँ जा रहे हैं? डेट रीपेमेंट पे 1800 से 2000 अरब जा रहे हैं। ठीक है। आपका 1300 अरब जा रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, आपका $1000 अरब रुपया जा रहा है सिविल सर्वेंट्स के एक्सपेंडिचर पे, और रह क्या जाता है आवाम के लिए? पिछले साल इन्होंने क्योंकि इसका हल क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट इन मसलों को हल करने के लिए होती है ना। अगर गवर्नमेंट ना ले तब भी गवर्नमेंट हल कर रहे हैं। नहीं, पर वो रातों नहीं, एक मिनट जी, रातों रात नहीं हो सकता। अगर होता तो 5 साल में 24 अरब। लेकिन सर रातों रात तबाही भी नहीं आती। नहीं, एक मिनट, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हुआ ना, ये इन्फ्लेशन क्यों एकदम बढ़ी है? क्योंकि वो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जब आता है तो उसमें ये होता है। और फिर कब तक ठीक हो जाएगा वैसे आपसे? नहीं, मेरा अपना असेसमेंट है कि जो मैं, क्योंकि इकोनॉमी हमारे 4-5 जो इकोनॉमिक अफेयर्स के वजीर हैं वो चला रहे हैं। बयान सर मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। असद उमर साहब ने कहा 1.5 साल लगेगा, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा 2 साल लग जाएंगे, और वजीर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आप उम्मीद रखें। और बल्कि उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते बाद एक कौम एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनेगी, जहां से खुशखबरियों का सारा हमने दे दी ना खुशखबरी, हमने खुशखबरी दे दी ना थर में। ये है ना हमारी खुशखबरी। ये बात आपकी जो काम करना चाहते हैं वो ऐसे करते हैं। नहीं, देखिए ना जी, सोचते रह गए। मोजज़ा तो हो नहीं सकता, पर एक चीज है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की बात हो गया है। शायद थर में मुआवजा हो गया। सर थर का जो ये डिपॉजिट है, ये पिछले 15 साल से पड़ा था कि पाकिस्तान का या 3rd या 4th लार्जेस्ट दुनिया में कोल रिजर्व है। और अब वो शुरू हुआ, उन्होंने कर लिया ना सर। नहीं, अब शुरू हुआ ना 15 साल के बाद। मतलब है कि उसमें क्यों ना ये थोड़ा सा टाइम लैग होता है। अभी आगाज हुआ ना, जज्बा हो तो हो जाता है। नहीं, बिल्कुल। शाह साहब, ये बाज़ ऐसे महसूस होता है कि पूरी हुकूमत मोजे का इंतजार कर रही है। कोई तेल निकल आएगा, कोई टैक्स आ जाएंगे, कहीं से कोई डॉलर आ जाएंगे, कहीं से कोई मदद करेगी, सोना निकल आएगा। तो किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं सर? इंतजार तो है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तब्दीली, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में ठहराव, और फिर वो फैसले होने चाहिए जिसके जरिए कोई ना कोई इकोनॉमिक। तो ये करेगा कौन सर? अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है उसका फायदा होगा, तो उस्मान बुजदार सो सब तो ये नहीं कर सकेंगे आप। जब आप गलत आदमी लगाएंगे एक जॉब पे तो रिजल्ट्स कहां से आएंगे फिर? नहीं, देखिए ना जी, ये तो अभी फैसला आएगा ना जी। 8 माह हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को। देखना ये है कि अब ये बजट आ रहा है कि हर 3 माह के बाद आप इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस जो जा रहा है गवर्नमेंट का। वो बात ठीक है कि इन्फ्लेशन इस वक्त प्रॉब्लम है। कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो ये कह रहे थे कि जब हुकूमत पिछली आई थी तो पहले 8 माह में 10% इन्फ्लेशन था, अकॉर्डिंग टू हिज जो फिगर उन्होंने दिए। तो मकसद ये कहने का कि जो मैंने कहा कि ओवरनाइट तो कोई नहीं होता कि आ जाता है। आप दुनिया की कोई इकोनॉमी उठा के देख लें, जापान 1945 से 1995% ग्रोथ रेट पे गया, 2nd सुपर पावर था उस वक्त, अब 3rd इकोनॉमिक सुपर पावर की मैं बात कर। 90 के बाद उसकी जो एकदम फ्लैटन आउट हो गया क्योंकि उनके इश्यूज हैं। मैं ब्रेक ले शाह साहब, लेकिन मैं ब्रेक लूं, मैं वापस आऊंगा। मैं डेफिनेटली आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मसला सर ये है कि ये जो इतने ज्यादा इश्यूज हम क्रिएट कर रहे हैं शाह साहब, इनको समेटेगा कौन? ये भी तो एक सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, ये जो असद उमर साहब का एक दावा है कि आईसीयू से उन्होंने मैशत को निकाल लिया है, अब उसको स्टेबल होने में सिर्फ 1.5-1 साल लगेंगे, और रज़ाक दाऊद साहब का ख्याल है 2 साल लगेंगे। तो मेरा ख्याल है कोई बेहतरी की तरफ तो चल रहे हैं ये। जोसेफ, अगर आईसीयू से इमरजेंसी वार्ड में ले जाएं तो ये बेहतरी है? ये कोई बेहतरी नहीं है। आप अस्पताल के अंदर हैं और उन्होंने कहा जी सांस आना शुरू हो गया है। मैं तो नहीं समझता कि 4 मुल्कों से कर्जे लेकर आप सांस ला सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, एनआरओ नहीं देंगे।
بھائی ہمارے بھائی ہیں وزیر صاحب, ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ 470 ارب روپے کا جو ریونیو شارٹ فال متوقع ہے اسے وہ کس طرح پلگ کریں گے. جواب ان کے پاس یہ ہے کہ NRO نہیں دیں گے. ابھی منی بجٹ جب پاس ہونا تھا, آپ لوگوں نے وصول کریں گے تو خزانہ بھر جائے گا. ہاں دیکھیں جناب وزیر خزانہ صاحب منی بجٹ کے اوپر بجائے یہ کہ وہ پاکستان کی قوم کو انلائٹن کرے منتخب نمائندوں کے, ان کی اکنامک پالیسی کیا ہے, وہ جو ہے اپوزیشن کے اوپر جو ہے لٹرلی وہ جگتے کس کے چلے گئے وہاں سے. تو اس قسم کی جو نان سیریسنس ہے, دیکھیں جیسے ہمیں یاد رکھنا ہے IMF کے اوپر نہ جانا ان کی بہت بڑی غلطی ہے, اس کی بہت بڑی قیمت دے رہے ہیں. جو انہوں نے میسو ڈی ویلیویشن کی جس کا ذکر چانڈیو صاحب نے فرمایا, آج مشیر تجارت حیران اس بات پر تھے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس گرو کرنا بند کر گئی ہیں, مارچ میں ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو یہ بہت ہی غلط فیصلہ نکلا. ان تحقیقات کر رہے ہیں, اس کے بعد تحقیقات کریں کہ 20% روپیہ ڈی ویلیو کرنے کے باوجود ایکسپورٹس گرنا کیسے شروع ہو گئی. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے 10.75 کر دیا, پریشان ہے. پھر دہراتا ہوں, ان کے پاس 2 موقع تھے, منی بجٹ ستمبر کا اور جنوری کا, دونوں بجٹ منہ کے بل آ کے گرے اور پھر کہتے ہیں جی آئی سی یو سے چلیں نکال دیا, ہم مان لیں, لیکن آئی سی یو نکال کر ایمرجنسی وارڈ میں پڑے ہیں کیونکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے اگلے سال 13.5% انفلیشن ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مزید ڈاؤن ہے, زراعت مزید ڈاؤن ہے. تو پاکستان تو وہ کہتے ہیں ایمرجنسی میں وہ حال ہے کہ کسی بھی وقت واپس چلے جائے آئی سی یو میں. اچھا جانی صاحب, یہ کیونکہ کل وزیر صاحب گئے تھے نا, لاہور گئے تھے, پرسوں میرا خیال گئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے پوری کیبنٹ کو بٹھا کے کہا کہ جو اپوزیشن ہے ان کے بارے میں نئے ثبوت لے کے آئے ان کی کرپشن کا. تو وہ جب گورنمنٹ جو اس کام پہ لگی ہوئی ساری کی ساری, تو کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی؟ سر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ دوائیاں نہ دیں. میرے پاس تجویز تو ان کے لیے تو ایک ہی ہے, اللہ ان کی مدد فرمائے. ابھی یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. آنے والے دنوں میں جب یہ پوری ناکامی ہوگی, یقینی طور پہ ناکامی ہے, تب کہیں گے ہمیں دھکا کس لیے جاتا, تحقیقات اس کی کرنی چاہیے. ایک بات ہے, جب آپ حکمران ہو کر وزیروں کی غلط گندی زبان کو اس روکیں گے نہیں, ان پہ داد دیں گے کہ اچھا ہوا ان کی توہین کیے, آپ بول کے کابینہ کو کہہ کے جا کر صرف یہ ٹوٹو کہ کرپشن کہاں ہوئی ہے, ملک کیا ترقی کرے گا آپ پتہ ہے نا. اچھا یہ جو کل کہا ہے کہ اب اس گورنمنٹ کو بجوانا ہے ہم نے اور یہ کپتان نہیں چل سکتا, تو کس بیس پہ آپ مسئلے کو تبدیل لا رہے ہیں, آپ کو ریوولٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بیان آپ کو یاد ہے خان صاحب کا, ابھی تازی باتیں یاد کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے ہم پر اداروں کا اعتماد ہے. یہ کہا, یہ بیان دینا چاہیے وزیر اعظم کو. ایک جمہوری اچھی بات ہے نا, ایک پیج پہ ہے نا. نہیں اچھی بات, یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ تھی پیج پہ نہیں تھے, ان کی گورنمنٹ تھی ایک پیج پہ نہیں تھے, یہ گورنمنٹ آئی ہے جو ایک پیج پہ ہے. لیکن یہ مودی والا بیان ایک پیج ہے, نہیں چاہیے. کون سا پیج ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, اس بیان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, ضرورت کیوں پیش آئی ہے, اس لیے اب ان پر سے اداروں کا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اداروں کو اس ملک کی سلامتی چاہیے, قوموں کے لیے خوشحالی, ملک کے لیے خوشحالی. لیکن آپ کو پتہ ہے وزیر صاحب نے ایک اعلان یہ کیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, زرداری صاحب جیل میں جا رہے ہیں. سر چلو وہ بھی دن اپریل میں آ گئے سر, وہ بھی دیکھ لیں گے. ہم تو کبھی تکبر کی بات نہیں کرتے, اور نہ ہم ڈرتے ہیں نہ بھاگتے ہیں. ہم نہیں بھاگیں گے نہ ڈریں گے. اللہ کی طاقت پر جو ہمیں ہمت دی ہے, اللہ نے ہماری قیادت کو, قانون کے مطابق عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن پسپائی ان کا مقدر بنے گی. ٹھیک ہو گئے, یہی پیچھے ہٹیں گے اور کسی کو نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بدنصیب حکومت ہے, اتنی بڑی اپوزیشن کو آفر کو اس نے اس انداز سے ٹھکرا کر, عجیب و غریب ہے, پارلیمنٹ سے جان نکلتی ہے, قانون سازی کر نہیں سکتے. یہ سفارتی دنیا میں ان کی کیا تذلیل ہو رہی ہے, آپ بتائیں کیا ہے. یہ جو سیشن اچانک ہے, پارلیمنٹ کو کیوں نہیں اہمیت دیتے تھے گورنمنٹ؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ہی بیس ہے ہر ڈیموکریٹک آرڈر کا, اور پارلیمان تو معطل ہوئی ہے سر پارلیمنٹ, وہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو. وہ ڈیلے ہو گیا نا جی. اب بات یہ ہے کہ جب یہ پاکستان کو 26-27 فروری کو جب اگریشن ہوئی انڈیا کی, وہ پارلیمنٹ کا ہائی پوائنٹ تھا جوائنٹ سیشن, جبکہ تمام پارٹیز ایک ہی پیج پہ آ گئے, اور وہ جو ہم نے وہاں تقاریر ہوئی تینوں پارٹیز, میجر پارٹیز کی اور چھوٹی پارٹیوں کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا ہمیں اسپرٹ جو ہے اس کو ریوائیو کبھی نہ کبھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی پالیٹکس اپنی جگہ, ان سے نیشنل ایشوز پہ پوچھتا ہوں جو حالات پاکستان کے بڑے
मोहतरम नहीं, नहीं, शख्सियत एक मिनट, है। एक आपसे एक पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए जी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का दिल बड़ा होना चाहिए। नहीं, हुकूमत की भी है, ऑपोजिशन की भी है, क्योंकि आज की नहीं, हुकूमत देखिए सर, वज़ीर-ए-आज़म अगर अपोजिशन से सलाम लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो अपोजिशन खुद जाएगी सलाम लेने के लिए। शाह साहब ने गुजारे- बड़ी गुजारे- जज्बाती तकरीर की थी हिंदुस्तान के जी, खिलाफ, मैं उस गुजारिश- हमले के खिलाफ, जी, मैं और आप ये- ये कह रहे हैं कि मोदी जीत जाए तो बहुत अच्छा होगा कश्मीर के लिए। नहीं, मोदी, मैंने तो नहीं ये कहा। वो बात यह है कि मोदी का जो हाल हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल वो जीतेगा। हुआ तो प्लुरैलिटी गवर्नमेंट, फिर हमारी ख्वाहिशें और इम्कानात ये वो तो जीरो हो कर रहे गए। हैं। फिर तो मसला कश्मीर हल ना हुआ सर। नहीं, गुजारिश ये है कि कौन कहता है जी, ये इंडियन सिटीजन फैसला करेंगे, आप और मैं नहीं करेंगे। जो भी उनका होगा वजीर आजम, उसके साथ जो वैसे शाह साहब देखिए, अगर फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आए और मियां शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिला लें, वासिफ अली जरदारी साहब के पास जाके हाथ मिला लें, वो बिलावल भुट्टो से क्या हाथ बुराई मिला है? लें, तो क्या हमारी स्टॉक एक्सचेंज उस दिन सर ये 10, 15, 20, 50 पॉइंट ऊपर नहीं चली जाएगी? देखिए जी, बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा हाई पॉइंट था जिस दिन हमारी पार्टीज ने आप खड़े होके- एनआरओ ना दे, आप उस पे ना क्या- एहतसाब चलता मैं- है। मैं तो एनआरओ की कोई बात नहीं कर रहा। दिल तो खुला है ना आप ही एनआरओ की बार बार बातें कर रहे ये हैं। सर पूरी गवर्नमेंट कर रही जी जी, है, गवर्नमेंट नहीं, के पास इसके बात अलावा काम ही इतनी कोई- है कि हमें पार्लियामेंट के जरिए मुल्क की पॉलिसीज वहाँ आनी चाहिए, वहाँ डिबेट होनी पार्लियामेंट चाहिए। सेशन से एक और- रात पहले जो पार्लिमानी लीडर्स का इजलास था, वजीर आजम ने उसमें आने से इनकार कर दिया कि उन्हें हाथ में लाना पड़ेगा। उस वक्त जब हिंदुस्तान हमारे पर मिसाइल तान कर बैठा था, तो इस तरह तो हुकूमतें नहीं चली। ठीक है, दिल बड़ा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। खास साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।